नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने इस दौरान बोला कि जन समस्याओं के समाधान में ना हो कोई भी कोताही। नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। भवन का लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा पूजन में हुए शामिल। झूलेलाल जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसकी कामना सीएम योगी ने की। विकास के मामलों में अब गोरखपुर की भी चर्चा हो रही है। झूलेलाल जी ने आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए थे। देश के विकास में सिंधी समाज की भूमिका अहम, तो सिंधी समाज ने परिश्रम को जीवन का हिस्सा बनाया। पिछली सरकारों को पाप की सजा जनता ने दी है। आज गोरखपुर के विकास में कोई अड़चन नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हैं विकास होना चाहिए, ये एक सकारात्मक सोच। और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक, लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम यहाँ के सिंधी समाज के लोगों ने यहाँ पर दिया है, जो आज हम सबके सामने इस भव्य मंदिर के रूप में आगे बढ़ रहा है। जहां भी, जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब ये देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं, हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। ये मान के लगता है, लोगों को लगता है जैसे गोरखपुर में है तो गोरखपुर के ही लगते हैं, मऊ में है तो मऊ के ही लगते हैं, लखनऊ में है तो लखनऊ के ही लगते हैं, अयोध्या में है तो अयोध्या के ही लगते हैं। कोई भी अलग वो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के, व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, ये सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा और जिनके विरासत को संरक्षित करते हुए सम और विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जो लोग आए होंगे पार्टीशन के समय, उस समय उनके साथ वे कोई धन संपदा लेकर के नहीं आए होंगे। वे लोग तो एक त्रासदी से जूझ करके आए थे, किसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा करके भारत की धरती पर आए, क्योंकि भारत उनकी मूल धरती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, मुस्लिम धर्म गुरुओं से अखिलेश ने की बात। तो सपा कार्यालय पहुंचे थे कई मुस्लिम धर्म गुरु। मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली हुए शामिल, तो कई उलमा अखिलेश से मुलाकात कर रहे। तो बैठक के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर तस्वीर एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ ये साझा की है। तो यूसीसी को लेकर सपा के दर पर कई धर्मगुरु पहुंचे हैं। तो बैठक के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर दी ये तस्वीर और इस दौरान उन्होंने लिखा कि एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निर्माणाधीन मैरिज हॉल की लिफ्ट गिरी। निर्माणाधीन ऑर्नेट बैंक्वेट मैरिज हॉल में गिरी लिफ्ट, तो लापरवाही के चलते हुआ बड़ा हादसा। लिफ्ट में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। लिफ्ट गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, 3 लोग जख्मी, 2 लोग की दर्दनाक मौत हुई है। तो पीजीआई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 का ये मामला। तो ऑर्नेट बैंक्वेट मैरिज हॉल का ये पूरा मामला आपको बता रही है। निर्माणाधीन ये बैंक्वेट हॉल था और इस दौरान मौजूद लिफ्ट से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई है।
संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और अभी क्या कुछ स्थिति, जो लोग घायल हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये पीजीआई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2 लोगों को दर्दनाक से मौत हुई है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। साफ तौर पे ये एक टेम्परेरी लिफ्ट लगाई गई थी, जिसको लेकर के निर्माणाधीन मैरिज हॉल में लिफ्ट कट और ठेकेदार हादसे का शिकार हुए हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं टेम्परेरी लिफ्ट लगाई गई थी के तरीके से काम किया जा रहा है। साफ तौर पे इस लिफ्ट की अगर बात करते हैं तो ये इससे पहले भी इसमें काम किया जा रहा था और उसी में तर्ज पे जो इस तरीके से काम किया जा रहा था, लेबरों का वहां पे काम कर रहे थे, साथ ही साथ उनका ठेकेदार वहां पे जो है सभी काम कर रहा था। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से ऑर्नेट बैंक्वेट हॉल है, मैरिज हॉल है, वहां पे यह हादसा हुआ, जो कि पीजीआई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पे है, पुलिस मौके पे देख रेख कर रही है, जांच कर रही है। दोनों बॉडी को जो है पीजीआई भेज दिया गया है, जिनका उपचार चल रहा है उनको भी पीजीआई भेजा गया है साफ तौर पे। और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से लिफ्ट गिरी है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निर्माणाधीन मैरिज हॉल की लिफ्ट गिरी। निर्माणाधीन ऑर्नेट बैंक्वेट मैरिज हॉल से ये लिफ्ट गिरी है। लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तो लिफ्ट में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पीजीआई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 का ये मामला, जहां ऑर्नेट बैंक्वेट मैरिज हॉल का ये पूरा मामला है। झांसी के परीक्षा से उज्जैन के बीच बेतवा नदी में पुल ना होने से लोगों को आवागमन बाधित हो रहा है। बताया जा रहा है कि नौनिहाल बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव से नदी पार करना पड़ता है। सालों से समस्या होने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं ग्रामीण लोग पुल निर्माण की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। तो उज्जैन में प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा पाने के लिए ग्रामीण बच्चों को परीक्षा जाने के लिए नदी पार कर स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। रोज नाव से ही सफर तय करना पड़ता है, सुबह भी और लौटते टाइम भी। और मतलब अगर गांव में जैसे नदी तेज आ जाती है तो स्कूल जाने के सारे रास्ते बंद भी हो जाते हैं। यहाँ से और भी रास्ते हैं, लेकिन सब पानी भरने की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पाते और जिससे काफी दिक्कत भी होती है। और कई बच्चों के पेपर भी छूट जाते हैं और नाव लेट होने की वजह से स्कूल की बसें भी छूट जाती हैं। मतलब कई तरीके के भी वो समस्याएं आती हैं। और गांव में रास्ते हैं लेकिन काफी लंबे हैं, जिनके मतलब स्कूल आओ तो अब यहाँ से कहाँ से जा रहे धमना, फिर ऐसे घूम घाम के यहाँ बहुत लंबा पड़ जाता है और साधन भी नहीं है कुछ यहाँ से इतनी लंबी दूर जाने के लिए। रोज नाव से ही सफर किलोमीटर पड़ जाता है। अगर उधर से जाते हैं तो 22-25 किलोमीटर पड़ता है और कोई रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। लगभग कितने सालों से इसी प्रकार का सफर तय कर रहे हैं? 54 वर्ष के हो गए करते करते। समस्या है, आप स्वयं देख रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है बगैर पुल के। बारिश के समय में क्या स्थिति होती है? बारिश के में आना ही जाना बंद हो जाता है। उधर गांव में भी पानी आ जाता है। हम चाहें भी कि वहां पहुंच जाएं तो वहां से वो नहीं निकल। वहीं शामली में आरएलडी के एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान शामली से आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी ने बाढ़ का मुख्य कारण यमुना में रेत खनन होना बताया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने दलाल यमुना में बड़े स्तर पर रेत खनन करवा रहे हैं। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद डेलीगेशन के सदस्य शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी ने बताया कि बाढ़ का मुख्य कारण यमुना नदी में होने वाले रेत खनन है, जिसके कारण यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं और सरकार बिल्कुल चुप है और सरकार के कुछ दलाल इस खनन को कराते हैं, जिस पर और सरकार को ध्यान देना चाहिए। चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर एक डेलीगेशन आया है। जो यहाँ देखा वो हमें बड़ा दुख हुआ और विडंबना है कि सरकार सोई हुई है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। जो प्रशासन के यहाँ आदमी हैं, जेई लेवल के जो आदमी है, वो कह रहे हैं हम बार बार प्रशासन के पास चिट्ठी भेज रहे हैं, उसका कोई बजट हमें नहीं मिला है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारी लगभग हजारों बीघे ज़मीन किसानों की
जमुना में समा गई है, उनकी ट्यूबवेल भी चली गई है, फसलों का नुकसान हो गया है और सरकार आंख मीचे बैठी है। और इसके पीछे मुझे जो बड़ा कारण लगा है वो यहाँ जो खनन होता है और भूमाफिया जो खनन कराते हैं और जो पूरा का पूरा एक खनन माफिया है वो खनन करा रहा है यहाँ, ये उसका रीज़न है। सरकार बिल्कुल चुप है और सरकार के कुछ शायद दलाल इस खनन को कराते हैं। सरकार उनको उन तरफ ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से ये आवाज़, ग्रामीणों की आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी और शायद वो इस पर कुछ ध्यान देंगे। और हम आज प्रशासन से, डीएम से बात करेंगे और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।